नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए सही है, क्योंकि आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि आपका इस वीडियो को देखने का कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो या तो आपने सुनी होंगी पर उन पर गौर नहीं किया होगा, या आपने वो बातें सोची भी नहीं होंगी और जिसकी वजह से आपको वो रिटर्न्स कभी नहीं मिल पाएंगे जो आपने सोचे थे कि आपको मिलने चाहिए इक्विटी मार्केट से। और दूसरी बात यह है कि आपको जो मैं कुछ डेटा दिखाने वाला हूं वो इतना हैरान कर देगा, आपको इतना चौंका देगा कि आप सोचेंगे कि मैं इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता ही क्यों था। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और जो गलतियां आपसे अभी तक हो रही थी वो आगे ना हो, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बने। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जो मैं बातें बताऊंगा वो आपको हो सकता है कुछ हद तक कुछ बातें सुनी हुई लगेंगी, तो उनको भी मैं जो आपको बताऊंगा कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो आपने कभी उस तरीके से नहीं सोचा होगा। और बाकी की जो बातें बताऊंगा वो आपने बिल्कुल ना सुनी होंगी ना सोची होंगी, जिसकी वजह से आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सेफ एंड सिक्योर। अब सेफ एंड सिक्योर कैसे होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में भी जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव में जाते हैं। और साथ में ही आपको कई बार ऐसा बोला जाता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप काफ़ी लंबे समय तक की अवधि के लिए करें, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स कहीं भी जा सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन काफ़ी बार आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया कि आपको कितने लोगों को आपको एक्सपीरियंस है कि म्यूचुअल फंड्स भी नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं। म्यूचुअल फंड्स के भी रिटर्न्स कई बार एफडी और सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से भी कम होते हैं। तो ये एक बिल्कुल रियलिटी है। अगर आपके साथ अभी नहीं हुआ है तो आने वाले समय में हो सकता है हो। दूसरी बात, खास करके जो लोग एसआईपी करते हैं उनके लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कमिटमेंट होती है काफ़ी लंबे समय के लिए की जाती है या करवाई जाती है, ये बोल के कि आप कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल की एसआईपी करें तभी आपको फ़ायदा होगा और आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एवरेजिंग आउट होगी और धीरे धीरे जैसे अमाउंट बढ़ेगा आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बढ़ते जाएंगे। ऐसा लोगों को बोला जाता है एसआईपी करवाते हुए, या लोगों का अब माइंडसेट ही ऐसा बन चुका है कि लोग जब एसआईपी करते हैं तो कई सालों साल तक पैसे डालते रहते हैं। एक बहुत ही बड़ी बात बोली जाती है कि इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट्स, इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। तो टाइम इन द मार्केट का मतलब है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मार्केट्स के अंदर बिताना है, ना कि मार्केट्स को टाइम करना है। तो ये चीज़ कुछ हद तक तो सही है लेकिन कुछ हद तक गलत भी है। वो इसीलिए क्योंकि जैसे लास्ट ईयर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, कोविड जब आया था तो जो भी इन्वेस्टर होगा उसको इतना समझ में आ गया होगा कि अब ये पेंडेमिक डिक्लेयर हो चुका है, ये मार्केट्स को अब नर्वस कर देगा। तो मैंने अभी जो पिछली वीडियो बनाई थी म्यूचुअल फंड्स पे, उसमें मैंने बता दिया था कि जब आपका जो एनएवी है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो बेसिकली ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, चाहे इंडिया स्पेसिफिक चाहे ग्लोबली, जिसमें मार्केट्स को इम्पैक्ट आ सकता है नेगेटिवली खास करके, तो वहाँ पे आपको अपनी एसआईपी या तो रोक देनी चाहिए या मतलब सस्पेंड कर देनी चाहिए, या फिर उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप फॉलिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो लोग बड़ी तालियां बजाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जी हम तो लोअर एनईवी पे अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो बिल्कुल सही बात है जी, जब जैसे जैसे एनईवी गिरेगी आपको यूनिट्स बिल्कुल ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ये है कि आप ये सोचें कि जो आपने हायर एनईवी पे यूनिट्स लिए हुए थे वो भी तो नीचे जा रहे हैं ना। आपने उस समय हायर एनईवी पे आपको कम यूनिट्स मिले, अब मार्केट अगर उस लेवल से भी नीचे चली गई तो आप उन यूनिट्स को लेके तो लॉस में आ गए ना। अभी ये मैं आपको सारा जब डेटा में दिखाऊंगा तब उस समय आपको ये रियलाइज होगा ये बातें तो हमने कभी सोची नहीं थी। यही वो वजहें हैं जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो नुकसान में जा रही है। और जब मार्केट गिरेगी, क्योंकि देखिए इंसान को कब पैसों की ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं होता। तो अगर आपने अपनी इमरजेंसी फंड्स अलग से नहीं रखे हुए और अब ज़्यादातर अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं, या आपने जितने फंड्स इमरजेंसी के रखे हुए थे, अगर बाई चांस किसी वजह से आपके उससे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं तो आपको अपने एसआईपीज़ में से डिप करके वो लिक्विडेट करना पड़ेगा। और अगर आपने उस समय लिक्विडेट किया जब मार्केट्स नीचे जा रही हैं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होगा और आपने जो एनएवीज़ पे
इन्वेस्ट किया होगा उससे मार्केट अगर नीचे होगी तो नेचुरली आपके पैसे जो हैं वो ऊपर की जगह आपने सोचा था कि ऊपर जाते, उसकी जगह आपको पैसे कम मिलेंगे। और फिर आप सोचोगे यार इससे बढ़िया तो एफडी थी, इससे बढ़िया तो हम सेविंग्स में रख लेते, कम से कम हमारे पैसे बढ़ते तो सही, अब तो कम हो गए हमारे पैसे। एक बात मुझे कभी भी समझ नहीं आई, वो ये है कि जब हम अपने इन्वेस्टमेंट्स एनएवी पे करते हैं, क्योंकि एनएवीज रोज चेंज होते हैं, कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन मार्केट्स कैसी गई और हमारे स्टॉक्स कैसे गए जो हमारे म्यूचुअल फंड ने खरीद के लगाए हुए थे। अगर मार्केट ऊपर गई लेकिन हमारे म्यूचुअल फंड के जो स्टॉक्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो नीचे गए तो एनएवी नीचे जाएगी, चाहे मार्केट कहीं भी गई हो। तो अगर एनएवीज पे ही सारा खेल है और एनएवीज कैसे कैलकुलेट होती हैं अपने एक्सपेंसेस काटने के बाद में, तो पॉइंट ये है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एनएवी पे हो रही है और एनएवी रोज चेंज हो रहा है और अगर मार्केट नीचे थी या एनएवीज नीचे थी तो आपको पैसे कम मिल रहे हैं, तो फिर एग्जिट लोड क्यों? क्योंकि एग्जिट लोड जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल एफडीज में जो लोग रखाते हैं पैसा, तो एफडीज में क्या होता है कि बैंक आपको कमिटमेंट देता है कि चाहे इंटरेस्ट रेट नीचे क्यों ना चला जाए तो भी आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम मिलेगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो म्यूचुअल फंड नहीं कह रहा है कि मार्केट कहीं भी जाए आपको कम से कम इतना पैसा तो हम देंगे ही देंगे। तो जब म्यूचुअल फंड्स कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं आपको हायर एनएवी देने की, और अगर मार्केट गिरती है और एनएवी कम हो जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है, माइनस में भी जा सकती है, तो फिर एग्जिट लोड क्यों? कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही कंपनी की अलग अलग स्कीम्स होती हैं, अलग अलग फंड्स होते हैं, कुछ थीमेटिक होते हैं, कुछ लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं। अगर कंपनी की कोई स्कीम अच्छा कर रही है और दूसरी स्कीम बुरा कर रही है, तो क्या कंपनी का फर्ज ये नहीं बनता कि आपको इंटिमेट करे कि इस समय आप स्कीम को स्विच कर जाएं? क्योंकि जितनी भी स्कीम्स हैं वो एज इट इज चलती रहती हैं, चाहे प्रॉफिट में चलें चाहे लॉस में चले, और क्योंकि उन्होंने स्कीम ही ऐसी चुनी होती है और वो उस समय वो जो मान लीजिए कमोडिटीज़ का स्कीम है या थीमेटिक स्कीम है, अगर वो कमोडिटीज़ इस समय रेट गिर रहे हैं तो नेचुरली आपके स्टॉक्स की वैल्यू गिरेगी और आपका एनएवी भी गिरेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फार्मा है, सपोज फार्मा चल रहा है या एफएमसीजी चल रहा है, तो उनकी जो स्कीम्स हैं वो अच्छा कर रही हैं, तो क्या आपके फंड को स्विच करना चाहिए आपके बेनिफिट के लिए ताकि आपके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बने? लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके फंड आपको स्विच करना तो दूर की बात है, आपको इंटीमेट तक नहीं करते कि इस समय ये फंड ठीक नहीं है, आप इस फंड से पैसा निकाल लें और फलाने फंड में डाल दें। ये सारा रिसर्च करने का काम आपका होता है। और कई बार अगर आप स्कीम से स्विच कर लें या स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड को स्विच करें तो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर आप को काफ़ी बार स्विच करना पड़ा तो आप प्रॉफिट की जगह माइनस में चले जाएंगे, यानी कि जितना एनएवी आपके प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो आपका फंड का वैल्यू ऊपर बढ़ा, वो आप एग्जिट लोड में ही देते चले जाएंगे। तो इसकी वजह से आपका फ़ायदा नहीं होगा, आपने कितने भी फंड स्विच कर लिए तो भी। लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड आपके पैसों से ही पैसे कमा रहा है, आपके पैसों से ही कितने लोगों को सैलरी दे रहा है, कितने एक्सपेंसेस अपने निकाल रहा है, तो अगर आपका पैसा वो नहीं बढ़ा पाया तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एकदम बेकार है। और म्यूचुअल फंड्स का मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि बेशक वो खुद से ना कर पाएँ आपकी कंसेंट के बिना, लेकिन कम से कम आपको इस बारे में आगाह करना चाहिए कि देखिए हमारा फर्ज था आपको बताना, हमने बता दिया है, तो इस समय आपको इस स्कीम से हट के आपको इस स्कीम में चली जानी चाहिए क्योंकि इस समय ये वाली स्कीम अच्छा नहीं कर रही है। तो मेरे ख्याल अगर ये सुविधा म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करें तो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। अभी जो मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ उससे प्रूव हो जाएगा कि आपने कितने भी समय तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो और मार्केट अगर गिरती है तो आपको कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है और कितना समय लग जाएगा आपको अपने फंड्स को प्रॉफिट में लाने के लिए, या आपके कितने कम रिटर्न बनेंगे उस छोटे से फॉल की वजह से। क्योंकि देखिए मार्केट स्ट्रेट लाइन में ना ऊपर जाती हैं ना नीचे आती हैं, तो मार्केट्स टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी करती रहती हैं। और जो लोग डायरेक्ट इक्विटी में हैं उनको तो पता होगा, और कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं जो रेगुलरली मार्केट्स को ट्रैक करते हैं उनको भी पता होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल ही ट्रैक नहीं करते, म्यूचुअल फंड में डाल के भूल जाते हैं, बिल्कुल मार्केट्स को देखते ही नहीं हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी मॉनिटर नहीं करते, उनको होश ही नहीं होती कि उनके म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 महीने में या 1 क्वार्टर में या 6 महीने में या 1 साल में या 3 साल में कितने पैसे बनाए, उनका एनएवी पहले कितना था अब कितना है, तो उनको बिल्कुल होश नहीं होती। मतलब ऐसे मेरे कई लोगों से मेरी खुद बात हो चुकी है जो कहते हैं जी हमने इतने टाइम से अपना फंड मॉनिटर ही नहीं किया है। तो ये तो बहुत ही रिस्की सिचुएशन है, बहुत डेंजरस सिचुएशन है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका फंड अगर माइनस में भी चल रहा है, आपको बिल्कुल होश ही नहीं होगी। ये बहुत ही गलत बात है और
लोगों को अपने फंड भी मॉनिटर करने चाहिए और अपने जो मार्केट्स हैं उनको भी मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि जो आपके एनएवीज हैं वो मार्केट लिंक्ड ही हैं। तो जिस तरह से आप पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, चाहे आप सैलरीड क्लास हो, तो आप क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, तो ये आपकी खुद की हार्ड अर्न बनी है जो आपने लगाई हुई है, और आपको बिल्कुल ही आप छोड़ दें। बेशक आप वीकेंड्स में मॉनिटर करें, आप हफ्ते में एक बार मॉनिटर करें, शाम को आके करें, जब भी आप महीने में एक बार भी करें तो भी चलेगा, लेकिन बिल्कुल ही छोड़ दें ये बहुत गलत है। क्योंकि लोग जो महीनों छोड़ देते हैं, जो सालों के बाद देखते हैं या महीनों के बाद देखते हैं, उनके लिए एकदम शॉक हो सकता है अगर एकदम से सडनली वो देखेंगे कि एनएवी हमने 15 पे छोड़ी थी अब 10 पे आ गई है। एक चीज़ जो बोली जाती है कि जी म्यूचुअल फंड आपके रिटर्न्स को कंपाउंड कर देते हैं। आप इतना पैसा इतने सालों तक लगाएं, 40 साल तक, 30 साल तक, आप जो है करोड़पति हो जाएंगे। आप सिर्फ 10,000 रुपये महीना लगाइए, आप 5,000 रुपये महीना लगाइए, आप ये करिए, आप 18 साल की उम्र से शुरू करिए, 20 साल की उम्र से शुरू करिए, 22 साल की उम्र से शुरू करिए, तो आप करोड़पति बन जाएंगे इतने सालों के बाद में। तो इम्पैक्ट जो है वो कंपाउंडिंग की वजह से होगा आपका। अरे भाई, अब कंपाउंडिंग तो बहुत सारी चीज़ों में होती है, आप सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात क्यों करते हैं, एसआईपी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप एफडीज में भी पैसा लगा के बैठे हैं और एफडीज में भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है, तो अगर आप एफडीज का भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग लेंगे तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट उसमें भी आता है। हाँ, बस इतना है कि एफडीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कई बार कम होता है, तो कंपाउंडिंग का असर उतना दिखता नहीं है। कई सालों में जाके आपके पैसे डबल होते हैं, तो वो आपको इम्पैक्ट पता नहीं चलता है। यहाँ पे हल्का सा थोड़ा, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स मोस्टली बेटर परफॉर्म करते हैं, सारी एसेट क्लासेस को बीट कर देते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कोई और भी डेट हो। तो इसमें कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट जल्दी दिखता है क्योंकि इसमें रिटर्न्स नेचुरली ज़्यादा होते हैं। तो ये बोलना कि कंपाउंडिंग सिर्फ एसआईपीज या म्यूचुअल फंड में मिलती है, बिल्कुल ही गलत है। अगर आप इक्विटी मार्केट्स में भी अगर आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स करें अच्छी, तो आप कंपाउंडिंग वहाँ पे बहुत अच्छी कर सकते हैं। और दूसरा, कंपाउंडिंग सिर्फ इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट से नहीं होती। कंपाउंडिंग ऐसे भी होती है कि मान लीजिए आपने सपोजिंग 100 रुपये पे एक स्टॉक को खरीदा और 110 में बेचा, तो अब आपका कैपिटल जो है वो 100 की जगह 110 हो गया। अगर वो आप प्रॉफिट को भी, जो आपका 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, वो अगर आप री इन्वेस्ट कर देंगे तो भी कंपाउंडिंग मानी जाएगी, क्योंकि आपने सारा का सारा पैसा इंक्लूडिंग प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर दिया। तो यही प्रिंसिपल जो है, जो एसआईपीज कर रही हैं, वही एफडीज में भी हो सकता है, वही डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी हो सकता है, और वही आप डायरेक्ट इक्विटी में भी कर सकते हैं। तो ये बोलना कि कंपाउंडिंग एसआईपीज में होती है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी आप इंटरेस्ट या प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो सारा पैसा अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो भी कंपाउंडिंग ही कहलाएगी। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ ना के बराबर लोग देखते होंगे, 1 या 2% लोग या 5% लोग ही देखते होंगे 100 में से, वो ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं या तो किसी एजेंट के कहने पे इन्वेस्ट कर देते हैं स्कीम में, या वो जो स्कीम उनको उस समय देखते हैं, खोलते हैं, जी अच्छा चलो मुझे ये वाला म्यूचुअल फंड बड़ा रिलायबल लग रहा है, ये बड़ा नाम सुना है मैंने इसका, तो इसमें कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड जो हैं वो स्ट्रिंजेंट उनकी स्क्रीनिंग होती है, उनके कुछ हद तक एक्सपीरियंस होता है। हाँ, अगर आपने कोई नाम सुना है, ये फंड मैनेजर अच्छा है, तो ये कर सकते हैं। या आपको कम से कम क्या करना चाहिए, आपको परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने 3 साल का हराइजन लगाया हुआ है, तो आप कम से कम उस फंड की 1 साल, 2 साल और 3 साल और 5 साल की इन्वेस्टमेंट, उसमें आपका जो हॉराइजन है यानी कि 3 साल, तो आपने उससे जब 1 साल और 2 साल के रिटर्न्स देखे तो वो कम हॉराइजन के भी देख लिए, और जब आपने 5 साल के रिटर्न्स देखे तो आपने ज़्यादा हॉराइजन भी देख लिया। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो एक्चुअल हॉराइजन है उससे थोड़ा कम पीरियड का और थोड़ा ज़्यादा पीरियड का, दोनों के उस स्कीम के रिटर्न्स देख लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल शॉर्ट टर्म ना देखें, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म जो है वो बिल्कुल ऊपर भी हो सकते हैं, बिल्कुल नीचे भी हो सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू जज। लेकिन कम से कम 6 महीने, साल के उसके रिटर्न्स देखें, या आपका जो हॉराइजन है उसके थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न्स देखें, ताकि आपको एक फेयर गाइडेंस मिले कि आपका ये फंड ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कैसा कर रहा है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स या किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बोला जाता है कि ये जो हमारे रिटर्न्स हैं, ये पास्ट रिटर्न्स हैं, ये गारंटी नहीं है फ्यूचर रिटर्न्स का। तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे जाके क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो
किसी ने अगर 2007 तक इन्वेस्ट किया था, 2008 के बिगिनिंग तक इन्वेस्ट किया था, तो उस समय तक उसको बड़े अच्छे रिटर्न मिल रहे होंगे। लेकिन 2008 में जो आके मार्केट क्रैश आई और वो काफ़ी लंबे समय तक चली और मार्केट्स को रिकवर करने में भी समय लगा, तो किसी ने अगर 2007 तक सोचा होगा या 2008 तक बिगिनिंग जनवरी तक सोचा होगा कि जी मेरे को तो बड़े अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो बिल्कुल सही था। लेकिन जैसे ही उसने पैसे डाले होंगे तो वो कहते हैं ना, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। तो वैसे ही कुछ हुआ होगा उसके साथ में और उसको पछतावा हो रहा होगा कि यार ये तो मैं बड़े गलत समय पर घुस गया। सिमिलरली किसी ने अगर लास्ट ईयर फरवरी जनवरी में अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करी होगी तो मार्च में मार्केट आके 50% तक टूट गई थी, तो उसके बाद रिकवर करने उसको 8-10 महीने 6 महीने लग गए, 8 महीने लग गए, जो भी था। तो वहाँ पे आके उसको बड़ा कष्ट हुआ होगा कि यार ये तो मैं एकदम घुसते ही जो है वो पैर फिसल गया। तो ऐसा भी होता है मार्केट्स में। तो इसीलिए कभी भी ये देखना चाहिए कि फ्यूचर जो रिटर्न्स हैं, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो पास्ट रिटर्न्स हैं वही फ्यूचर रिटर्न्स होंगे। लेकिन हाँ, आने वाले समय में ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ सही चलता रहा तो मार्केट्स कंटिन्यूसली ग्रो करती जाएंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो ही जाती हैं और अल्टीमेटली जो अच्छी कंपनीज होती हैं दे कीप ऑन रीचिंग न्यू हाइज, और जब नए हाइज बनते रहेंगे तो नेचुरली आपके रिटर्न्स भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है, आपको ये दिख रहा है सामने कि एक हमारी स्कीम है, उसने 1 महीना अच्छा नहीं किया, 2 महीने अच्छा नहीं किया, 3 महीने अच्छा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपको जाके ब्रेक लगानी पड़ेगी और आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि बस बहुत हो गया, 3 महीने मैंने देख लिया है, ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इससे बेटर परफॉर्मिंग फंड्स हैं, चाहे सेम कैटेगरी में, यानी कि लार्ज कैप टू लार्ज कैप या मिड कैप टू मिड कैप या स्मॉल कैप टू स्मॉल कैप, कोई अच्छे बेटर परफॉर्मिंग फंड्स हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं स्कीम से, वो आप उनमें शिफ्ट कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चाहे आपका थोड़ा एग्जिट लोड लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन आपकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बेटर ग्रो करती रहेंगी। लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं तो मॉनिटर ही नहीं कर रहा जी, मुझे तो पता ही नहीं है मेरा फंड क्या कर रहा है, या वो यार अभी ऐसा है, अभी अच्छा नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आप सोचते रहेंगे तो आपके लॉसेस हो सकता है बढ़ते रहें। तो अगर आपको रियलाइजेशन हो जाती है कि ये फंड अभी अच्छा नहीं कर रहा है, तो या तो पैसे निकाल के साइड में बैठें, और या फिर आप उससे बेटर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में आप अपने पैसे लगाएं, वो ज़्यादा समझदारी का काम होगा। लेकिन अगर आप इसमें बैठे रहेंगे ये सोच के कि बस कल से ये फंड अच्छा करने वाला है, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपके गुड विशेस की वजह से वो ज़रूरी नहीं है कि वो फंड अच्छा करे। तो ये तो हमारे पॉइंट्स थे। अब आइए मैं आपको रियलिटी दिखाऊं, आपको डेटा दिखाऊं। तो देखिए, ये सबसे पहला डेटा है। इसमें बेसिकली मैंने ये दिखाया है कि आपने 10,000 रुपये की आप सिप हर महीने कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे है सिर्फ, और ये है आपकी NAV। तो मैंने इसमें ये एज्यूम किया है कि NAV या तो 1 रुपये से बढ़ रही है या 1 रुपये से घट रही है हर महीने। तो ये आपके यूनिट्स अलॉट हो रहे हैं। तो यूनिट्स कैसे होंगे अलॉट? आपका SIP अमाउंट डिवाइडेड बाय दी NAV। तो हर महीने आप जो है 10,000 रुपये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो NAV के हिसाब से आपके यूनिट्स अलॉट हो रहे हैं। तो आपका फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली ऐसा होगा या नहीं होगा वो सेपरेट बात है, लेकिन आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये मैं मान के चला हूँ कि NAV जो है वो हर महीने या तो 1 रुपये से बढ़ रहा है या 1 रुपये से घट रहा है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट की मूवमेंट कैसी है। तो ये सिर्फ सैंपल है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो बेसिकली ये देखिए, ये कुछ महीने जो ग्रीन में है महीने, उसमें NAV बढ़ा है, और जो रेड में है उस महीने घटा है। तो हमने 28 महीने लिए हैं। 28 महीनों में हमने 20 महीने NAV बढ़ाया है और 8 महीने घटाया है। इसका उल्टा भी हो सकता है और 50-50 भी हो सकता है, यानी कि 14 महीने बढ़ा और 14 महीने घटा। तो अब आप ये देखें कि जो NAV है वो अगर 20 महीने बढ़ता है, सिर्फ 8 महीने कम होता है, तो आपके टोटल जो यूनिट्स बने वो बनते हैं 9,221.11, और आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई वो हुई 2,80,000 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू थी वो थी 3,31,960 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी, यानी कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स थे इनटू हमने लास्ट NAV से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि लास्ट जो NAV था वो था 36 का, तो हमने 9,221 यूनिट को 36 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपकी जो वैल्यू है वो आई है 3,31,960 रुपये, और आपका जो नेट गेन है वो बना 51,960 रुपये। तो आपका जो परसेंटेज गेन बन रहा है वो सिर्फ बन रहा है 18%,
18.55%। तो 18% जो गेन है 28 महीने में, मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये मैं आपको इम्पैक्ट दिखाना चाहता हूँ कि हम जो सोचते हैं कि हमारे जो सिप के रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो ये टोटल जो आपके रिटर्न बने ये एनुअल रिटर्न्स नहीं है, ये टोटल रिटर्न्स हैं। तो कहीं आप सोचें कि जी हर साल के हमारे 18% बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से भी हो सकता है अगर आपके यही होता है जो मैंने आपको डिस्प्ले किया है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं जो आपकी एकदम आंखें खोल के रख देंगी। तो सबसे पहले है, जब जो लोग लार्ज कैप में अपने पैसे लगाते हैं, तो लार्ज कैप हो गया या तो निफ्टी के स्टॉक्स हो गए या निफ्टी 100 हो गया। तो ये मैंने आपको मनी कंट्रोल से स्क्रीनशॉट दिया है कि एक अलग अलग पीरियड्स में, चाहे वो YTD, मैंने इस वीकेंड से पहले का डेटा दिया, यानी कि ये फ्राइडे, तो आप ये समझ के चलिए लगभग 6 महीने का डेटा है अप्रॉक्सीमेटली। 1-2 दिन उससे ऊपर हैं 30 जून से, बट ये लगभग 6 महीने का डेटा हो गया। तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल को हमने कंसिडर किया है। सिमिलरली निफ्टी 100 जो हैं वो निफ्टी 50 के बाद के जो 50 स्टॉक्स हैं उससे बनता है, यानी कि पहले निफ्टी के 50 स्टॉक्स, उसके बाद निफ्टी के बाकी की जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है वो मिला के निफ्टी 100 बनता है। तो उसके भी जो रिटर्न्स हैं वो लगभग सेम है। अब आप देख सकते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है, आप ध्यान रखिएगा। ये भी मैंने मनी कंट्रोल की साइट से उठाया है, आप ऊपर देख सकते हैं हेडिंग, ये जो है यहाँ पे ये moneycontrol.com है और ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं और ये लार्ज कैप हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है लार्ज कैप फंड। तो आप ये देखें कि जो भी मैंने रेड में मार्क किए हुए हैं, 6 महीने, YTD और 1 साल, ये इसने अंडर परफॉर्म किया है इन रिटर्न्स को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात कर रहे थे इस समय कि जो है वो हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 3 साल से ऊपर का पीरियड दिया नहीं हुआ, इसलिए हम 3 साल के ऊपर के पीरियड को कंपेयर कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस समय मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पे हैं। तो ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि ऑल टाइम हाइस पे होने के बावजूद जो पिछले 2 साल और 3 साल हैं लार्ज कैप की जो फंड्स हैं, जबकि इनको मार्केट को बीट करना चाहिए क्योंकि आपसे अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं। और क्योंकि निफ्टी तो देखिए अपने स्टॉक्स चूज़ नहीं कर सकता, वो तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड हैं, बहुत कम वेरिएशन होती है निफ्टी के स्टॉक्स में। और दूसरा, निफ्टी के स्टॉक्स ऊपर अपने हिसाब से बढ़ते हैं गिरते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड जो है ये तो कंट्रोल कर सकते थे कि हमें किस स्टॉक से कब बाहर निकलना है, किस स्टॉक में कब एंटर करना है। ये उसके बावजूद ये इतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाए कि ये जो इंडेक्स है उसको बीट कर दें। ये बहुत ही हैरानी की बात है और बहुत ही दुख की बात है कि 2 साल और 3 साल के पीरियड में ये जो फंड्स हैं ये इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। और शायद अगर 5 साल का डेटा भी होता तो मैं समझता हूँ हो सकता है वहाँ पे भी बीट ना कर पाते, क्योंकि जैसे मैंने बोला मार्केट्स ऑल टाइम हाइस पे है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहे होते तो मैं बिल्कुल ये बात मान सकता था कि मार्केट वॉलेटाइल होने की वजह से थोड़ा गड़बड़ होगी। लेकिन मार्केट्स क्योंकि ऑल टाइम हाइस पे है, तो क्योंकि वो बड़े बड़े एंटिटीज़ हैं और ये क्योंकि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं, तो ये भी अगर अच्छा नहीं कर पाए। जैसे आप ये देखिए कि HSBC, ICICI प्रू और BNP पारिबास या कोटक महिंद्रा या SBI ब्लू चिप फंड, जो भी बड़े बड़े नाम हैं वो भी यहाँ पे अच्छा नहीं कर पाए। UTI भी है यहाँ पे, कैनरा बैंक भी है यहाँ पे, कोटक भी है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया DSP भी है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया फंड्स भी जो हैं वो भी नहीं कर पाए। पूरे का पूरा मैंने रेड में उसको कवर किया हुआ है। तो ये बहुत ही शॉकिंग बात थी मेरे लिए भी जब मैंने डेटा बनाया। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि सारे के सारे फंड जो हैं वो 2 और 3 साल के पीरियड में फ्लॉप हो जाएंगे। और इवन 1 साल के पीरियड में भी आप देखें तो कुछ फंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक नहीं किया है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, अब आप ये सोचिए, मान लीजिए BNP पारिबास लार्ज कैप फंड में जिसने इन्वेस्ट किया था, और ये भी आपको बता दूं ये डायरेक्ट प्लान है। अगर मैं इसमें रेगुलर प्लान में जाता हूं तो और भी कम रिटर्न्स होंगे और भी ज़्यादा फंड जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और आपको जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको या तो ये बात पता होगी या ये बात पता होनी चाहिए कि रेगुलर प्लान वो होते हैं जो आप किसी एजेंट के थ्रू करते हैं। तो एजेंट को भी कमीशन क्योंकि म्यूचुअल फंड देता है, तो ये जो इनके रिटर्न्स हैं ये NAV में से कम होते हैं। यानी कि आपके जो रिटर्न्स थे वो वैसे ज़्यादा हो सकते थे डायरेक्ट प्लान में, लेकिन क्योंकि आपने किसी एजेंट के थ्रू कराया तो क्योंकि उसको भी कमीशन देनी पड़ी म्यूचुअल फंड को, तो वो आप ही की NAV में से कम होते हैं। वो म्यूचुअल फंड वो एक्सपेंस म्यूचुअल फंड नहीं बियर करता है, वो आपके ही पैसे में से खाता है। तो ये रिटर्न्स और भी कम होंगे, यानी कि रेड में उन फंड्स के आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
अब उसी तरह से आपको मिड कैप दिखा दूँ तो मिड कैप में जो 150 इंडेक्स है, मिड कैप 150, वो मैंने लिया है। उसके यहाँ पे रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं। ये क्योंकि नया है ये कैटेगरी, तो 3 साल है नहीं इसमें, तो अप टू 2 ईयर्स ही है, तो हमने यहाँ पे इसको भी कंपेयर किया है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मिड कैप के हैं ये सारे जितने भी स्कीम्स हैं, ये सब मिड कैप मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गोले बने हुए हैं, और सारे के सारे जो फंड्स थे उन्होंने 2 साल के पीरियड में अंडर परफॉर्म किया है। अगर 3 साल का डेटा होता तो ये लोग 3 साल को भी मोस्ट प्रॉब्ली अंडर परफॉर्म करते, जैसे हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा। और यहाँ आप देख सकते हैं गोले कितने ज़्यादा बढ़ गए। पहले गोले काफ़ी कम थे, यहाँ पे आप देखें ये गोले काफ़ी कम थे, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे गोले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। दैट मीन्स मिड कैप में और भी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है इंडेक्स के मुकाबले। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप के जो 100 स्टॉक्स हैं वो इंडेक्स हमने चूज़ किया है, उसके रिटर्न्स यहाँ पे हैं। तो YTD करीब ऑलमोस्ट 40% रिटर्न्स हैं, और 3 साल में भी 39% के करीब रिटर्न्स हैं, 2 साल में 59% के करीब हैं, 3 महीने में 20% हैं, और 1 साल में 111% के करीब हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी बड़े सारे गोले हैं, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 1 साल में भी बहुत ही कम ऐसे फंड्स थे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट ये भी कवर होना चाहिए था। आप देखें 110.75 है, ये 110.9 है, तो बल्कि मुझे गोला यहाँ पे लगाना रह गया। तो ये आपके सामने अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी गोला लगना चाहिए था। और बाकी भी जो हैं उन्होंने भी बहुत बम्पर परफॉर्मेंस नहीं दी है। ये देखिए ये 110.94 है, मार्जिनली इसने बस कहने के लिए, ये 110.90 कहने के लिए इसने बीट कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि 0.04% का ही फ़र्क है। और यहाँ पे भी सबसे हैरानी और अचंभे की बात यह है कि 2 साल और 3 साल में इन्होंने भी बीट नहीं किया है। तो ये बहुत ही शॉकिंग है, और शायद आप लोगों ने भी कभी गौर नहीं किया होगा। तो अगर म्यूचुअल फंड में ही अगर इक्विटी से ही पैसा लगाना था, तो आप अगर यहाँ के स्टॉक्स में वैसे ही डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर देते स्मॉल कैप 100 में या मिड कैप 150 में, तो भी शायद आपके पैसे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बन जाते। क्योंकि यहाँ तो आपको साफ नज़र आ ही रहा होगा कि म्यूचुअल फंड में करके भी आप इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। और इंडेक्स को बीट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस आपने ये देखना है कि जो स्टॉक गिर रहा है उससे बाहर निकलो, जो स्टॉक बढ़ रहा है उसमें अंदर जाओ। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। और जो लोग ये विश्वास नहीं करते वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और मेरा जो ट्विटर हैंडल है और मेरा टेलीग्राम चैनल है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और मेरी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आके जुड़ सकते हैं, और आप फ़र्क देखेंगे कितने ज़्यादा रिटर्न्स आप बनाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके देखें तो आपके सामने है सारा डेटा, और ये मैंने कहीं और से नहीं लिया है। दोनों चीज़ें जो हैं वो मनी कंट्रोल की ही वेबसाइट से ली हुई हैं या उनके ऐप से लिया हुआ है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। अगर आप मनी कंट्रोल के डेटा को ऑथेंटिक मानते हैं तो आप ये समझ लें कि ये डेटा बिल्कुल ऑथेंटिक है, और इसी से पता लगता है कि आपके म्यूचुअल फंड्स कैसा कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।